Hello students, let us carry on the topic एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, कंडीशंस ऑफ ब्रिटेन, न्यू इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। न्यू टेक्नोलॉजी से किस तरह से वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर, देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उस जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, जिस कंडीशन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उस टाइम मीन्स 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही वहाँ पर जो एट प्रेजेंट जो इंडिया की कंडीशन है उसी तरह से ब्रिटेन में उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी। मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए वहाँ पर चीप लेबर भी था, बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। तो हैंड लेबर और स्टीम पावर से इसमें क्या चेंज है, मीन्स यहाँ पर चेंज ये है कि उस टाइम जो नई, ये मैंने लास्ट इसमें बताया था कि जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सोचने पर मजबूर थे कि इसको यूज करें या ना करें, जैसे स्टीम इंजन के बारे में। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने फाइनल क्या डिसीजन निकाला, वो ये सोचते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। अब वाई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को क्यों प्रीफर किया, क्यों? बिकॉज पेलेंटी ऑफ लेबर, बहुत ज्यादा लेबर वहां पर थी ड्यू टू ग्रोथ रेट, एक्सट्रीम ग्रोथ रेट ऑफ ब्रिटेन। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा क्या था बेटा यहाँ पर, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई कुछ सीजन में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको कुछ सीजन में जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता था, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इसमें साल भर काम ना होने की वजह से, होने के मीन्स यहाँ पर कुछ एक महीने में यहाँ पर काम ज़्यादा होता था। ठीक है, अब वो ऐसे करते थे कि भाई मशीन अगर खरीद ली तो मशीन से वो क्या होगा, मशीन तो साल भर के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसको वो तो साल भर उसको काम चाहिए, काम कहाँ से मिलेगा? लेबर को तो ऐसा है कि 2-4 महीने के लिए रखो, फिर उसके बाद में वो लेबर दूसरे कहीं काम पर चली जाएगी। भाई इसलिए भी सभी लोग ऐसा सोचते थे कि भाई लेबर को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इन दोनों में से स्टीम पावर और लेबर पावर में या हैंड लेबर में से किसको प्रीफर किया था बेटा? हैंड लेबर को। ठीक है, मशीन रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, तो यहाँ पर भाई मशीन्स को बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी। मशीन्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स ओनली, ध्यान रही भाई मशीन्स में जैसा मॉडल एक बार डाल दिया, जो भी सामान बनवाना है तो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स ही बन के निकलेंगे वहां से। ठीक है, जबकि जो आपकी हैंड लेबर थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। कुछ एक कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर भाई लेबर की शॉर्टेज थी, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज में, उन्होंने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स मशीन्स थी उसका बहुत बड़े लेवल पर यूज किया। फिर अब नए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा। यहाँ अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो ये वाला कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हमारे इसमें। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर, भाई बड़ा 5 नंबर में इसका इंट्रोडक्शन आप बता सकते हो। ये ऐसे ऐसे नहीं लिखना कि पेलेंटी ऑफ लेबर, यहाँ पर आपको बताना है, ये तो हेडलाइन बता दी मैंने, यहाँ आपको बताना है खुद लिख के कि भाई जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं मीन 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ यूरोप वाज वेरी हाई, दैट्स वाई चीप लेबर अवेलेबल इन दी यूरोप। ठीक है, तो इसलिए वहां पर मतलब इस चीज का प्रेफरेंस दिया जाता था। ये तो ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। अब कंडीशन ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो वहां पर वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, वाई डिड नॉट वर्कर फाइंड वर्क ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द यूरोप। ठीक है, ये बहुत वाई नॉट इजी टास्क टू फाइंड वर्क इन द यूरोप ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद भी वहां पर काम क्यों नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह क्या थी? ठीक है, राइट, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्कर्स, या मतलब ये क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमाया जा सकता है, बस हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ उस टाइम के वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। अब देखो, एक तो माइग्रेशन था, मीन्स गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेशन था, फ्रॉम कंट्री साइड माइग्रेशन हो रहा था, भी गाँव से शहर की तरफ जा रहे थे, टाउन्स में जा रहे थे, पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स, और किस वजह से जा रहे थे बेटा? जॉब्स। बट डिट नॉट इजी, बट ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम जो काम करना था
वो ये था कि या तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो या आपका कोई रिलेटिव हो, वहीं से आप किसी फैक्ट्री, उन्हीं के माध्यम से आप किसी फैक्ट्रीज में जाकर काम कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल था आपको काम मिल पाए। ठीक है, नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप, या तो फ्रेंड्स आपके हैं कोई, उनके माध्यम से आप जा सकते हो। एंड कीन रिलेशनशिप वाज वेरी इंपॉर्टेंट, भाई बहुत घनिष्ठ जो रिलेशनशिप है ना, वो ही आपको जॉब के लिए आगे ला सकते हैं, या उस वो ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। नॉट इट इजी टू गेट शेल्टर, भाई उस टाइम मतलब वहाँ पर कोई जैसे गाँव से शहरों की तरफ जाते थे तो उनको भाई रहने के लिए भी कुछ मकान वकान कुछ मिल जाए, वो भी कोई पॉसिबल नहीं था। सीजनलिटी ऑफ वर्क मीन्स काम भी वहाँ पर सीजनल थे, बस स्टार्टिंग में हुआ था तो ज़्यादा ओवरलोड भी वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो सीजनल भी काम था। इंक्रीज वेजेज, भाई वेजेस तो बढ़ रहे थे। मान लो भाई आपने आज मान लो आपकी 1 लाख रुपए है, 50,000 से 1 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, बट डिक्रीज द रियल वेजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पर क्या है कि भाई मान लो आपकी सैलरी भाई जस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए होगी, तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, बट रियल वेजेस आपकी डिक्रीज हो रही है। रियल वेजेस का मतलब क्या है, भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, आप मार्केट में जा रहे हैं, भाई टमाटर लेने गए, एग्जाम्पल बता रही हूँ, टमाटर लेने गए, प्याज लेने गए, मीन्स खाने पीने की कोई भी चीज़ लेने की, पाव ब्रेड लेने गए, तो 1,000 रुपये का एक पैकेट आ गया। भाई 1 लाख रुपए मीन्स आप महीने का इतना जो भी सामान खाने पीने का लेके आओगे तो 70-80 थाउजेंड तो आपके खाने पीने में चलेगी। फिर मतलब रियल वेजेस आपकी क्या हुई, 15,000 20,000 मीन्स बहुत कम रहेगी। तो ये है आपकी रियल वेजेस। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज, ये भाई महंगाई किस लिए बढ़ रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर दोनों ही बढ़ रहे थे। मशीन्स फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम्स, अच्छा मशीन्स ने और आगे और भी बहुत ज़्यादा, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी, इन सभी प्रॉब्लम्स के आगे मशीन्स ने और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया था। पुअर पीपल हॉस्टाइल टुवार्ड्स टेक्नोलॉजी, देखो ये एक थोड़ा मजाकिया सा पॉइंट है यहाँ पर, भी जो गरीब लोग थे वो जो नई टेक्नोलॉजी थी उसकी तरफ मतलब उसको बहुत मतलब गुस्से से देख रहे थे कि भाई ये है सारी बीमारी की जड़, इसकी वजह से हम भूखमरी में आ गए। भाई एक तो वहां पर लोगों के पास में काम नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही आ गया था। ठीक है, सीजनल वर्क भी थे, लोगों को कुछ वैसे काम नहीं मिल रहा था, जो रियल वेजेस थी वो कम थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, गरीबी बहुत ज्यादा थी, और इन्हीं सारी चीजों के वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गिल्ला, तो यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा क्या हो गया कि भाई इसी सिचुएशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी वहां पर क्या हो गया, भी नई टेक्नोलॉजी और भी एडवांस से एडवांस आती जा रही थी, जिसकी वजह से क्या, जैसे इसका एग्जांपल है स्पिनिंग जेनी, और मेनली ये लेडीज थी बेचारी स्पिनिंग जेनी को तो ऐसे तोड़फाड़ करने के लिए कि भाई इसकी वजह से हम बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो उस जो नई टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स वगैरह थी तो उसको मतलब वो डिस्ट्रॉय करने की तरफ मतलब उनका ज़्यादा ध्यान हो गया था, क्योंकि इनोसेंट थी बेचारी वहाँ उस टाइम की पब्लिक। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के जो मजदूर थे बेचारे वर्कर्स थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी, उनके पास ना काम था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा थी। तो ये कंडीशन थी ब्रिटेन के वर्कर्स की। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन से लिख सकते हो। उसके बाद में देखो बेटा क्या था, हाँ ऐसी सिचुएशन तो थी, बट उसी सिचुएशन के साथ साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क इन सिटीज प्रोवाइड रिलीफ। ध्यान रहे, क्योंकि डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो ही रहा था, डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन भाई रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, बिल्डिंग्स पुल बना रहे थे, ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज जो भी बना रहे थे, तो उनसे लोगों को कुछ रिलीफ मिला, कुछ काम मिलने लगा कि भाई वहाँ नहीं तो वहाँ कहीं तो काम हमें मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट है, ये उसी में नोट डाल के पीछे वाले में नोट डाल के ही कर देना। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन है, व्हाई इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय कमिंग अप ऑफ यूरोपियन कॉलोनीज। अब देखो यहाँ अभी मैंने इस चैप्टर को क्या बताया बेटा, इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो जो था वो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से और दूसरा हम इंडियन से। तो यहाँ जो टॉपिक आया है ये क्या बताया है, अभी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंडिया में किस तरीके से था। यहाँ तक आप ये मानिए बहुत ज़्यादा इजी वे में
करके और मैंने आपको मैंने आपको बुक में ना पढ़ा के मैंने आपको उसके छान के नोट्स बना दी बेटा बहुत अच्छे तरीके से, कि आप बुक में खुद पढ़े, प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास में आए। ठीक है, तो अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। अब कॉलोनीज थी मीन्स कॉलोनी जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसा ली थी। अब देखिए इंडिया था, इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनी थी। इंडिया में उस टाइम सबसे पहले हॉलैंड से आए थे, ठीक है, डच, फिर उसके बाद में आपके ये फ्रेंच पीपल्स आए, फिर उसके बाद में पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में आपके लास्ट में आपके कौन आए थे, ये ब्रिटिशर्स। इतनी सारी कॉलोनीज हमारे यहाँ पर बस गई थी। अब इतनी सारी कॉलोनीज इंडिया में आ गई थी, उन सभी कॉलोनीज में किस तरह का कंपटीशन था, क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंडीशन क्या थी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, उसमें 1900 के स्टार्टिंग में 1900 के आसपास, 1900 ध्यान से सुनना बेटा, 1900 के आसपास, लगभग 1900 के आसपास अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड जीडीपी का 20 से 24% तक, 20-21%, 20-24% तक वर्ल्ड जीडीपी में अकेला और अकेला किसका था बेटा, इंडिया का था कंट्रीब्यूशन। भाई टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में 20 से 24% तक जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका है बेटा, किसका था, इंडिया का। इसका मतलब जो इंडिया और चाइना में भी बेटा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इंडिया को अगर सोने की चिड़िया कहा जाता था तो यूं ही नहीं कहा जाता था कि चलते चलते हुए आपने बोल दिया सोने की चिड़िया और हमने बोल दिया सोने की चिड़िया। ये वास्तव में सोने की चिड़िया था, इसमें इतने ज़्यादा प्रीसियस रिसोर्सेज थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडियन टेक्सटाइल, ध्यान रखें इंडियन टेक्सटाइल मीन्स जो हमारी यहाँ की टेक्सटाइल मीन्स टाइल बनती थी उसमें, है ना, टाइल नहीं बनती थी बेटा। इंडियन टेक्सटाइल का मतलब है कि कपड़ा उद्योग। ठीक है, ये मत सोच लेना कि कभी इंडियन टेक्सटाइल है तो टाइल ही बनती होंगी वहां पर। ठीक है, तो टेक्सटाइल का मतलब है बेटा कपड़ा उद्योग। तो वो जो कपड़ा उद्योग था हमारी, वो इंडस्ट्री थी, वो किस तरह से काम कर रही थी, देखो बिफोर मशीन इंडस्ट्रीज इंडियन हैंडमेड गुड्स, ये मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने बताया ना कि भाई वर्ल्ड जीडीपी में 20% से 24% के आसपास किसका कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल का। ठीक है, 1750 तक आते आते नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन, मीन 1750 तक आते आते यह जो नेटवर्क था ये इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया था। वाज ब्रेकिंग डाउन, अब वो जो कंट्रोल था वो अब डाउन होने लग गया था। कमिंग अप ऑफ, वो डाउन क्यों होने लग गया था भाई, यहाँ तक 1750 से पहले पहले यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, अभी क्या होने लग गया था, यहाँ की कंडीशन में यूरोपियन कंपनीज हमारे इंडिया में आ गई थी। मोनोपोली भी, जैसे ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो आए थे हॉकिंग्स के टाइम पर, हॉकिंग्स जो आ गए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने अपने मोनोपोली से मतलब बहुत सारे राइट्स ले लिए थे। ठीक है, और वो जो राइट्स ले लिए थे बट फिर भी हमारे यहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स जो थे उनसे उन्होंने कंपटीशन करने लग गए थे, कम्पीट करने लग गए थे। बट स्टार्टिंग में उनको कंपटीशन में हमारे इंडियन यहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। ध्यान रहे, नए नए पोर्ट सेटअप हो गए थे, नए पोर्ट्स बॉम्बे और कलकत्ता थे, ये नए पोर्ट सेटअप हो गए थे। पुराने पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो गए थे, सूरत और हुगली थे पुराने पोर्ट्स थे, ये मतलब डिक्लाइन हो गए थे, इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी। ट्रेडर्स मर्चेंट्स वर अफेक्टेड, ट्रेडर्स थे मर्चेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। लोकल बैंकर्स में इनसे सारे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वॉट हैपन टू वीवर्स, यहाँ देखिए कि वीवर्स के साथ में क्या हुआ। मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ पहले ही कि यहाँ स्टार्टिंग की कंडीशन में, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ के वीवर्स की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। इसलिए जो कंपटीशन था, इस कंपटीशन के टाइम पर हमारे लोकल मर्चेंट्स और लोकल जो हमारे वीवर्स थे उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, जबकि ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा था। यहाँ देखते हैं
वीवर्स की कंडीशन कैसी थी? वीवर्स की कंडीशन हम दो तरीके से, दो पॉइंट से पढ़ते हैं। एक तो इनिशियल फेज, स्टार्टिंग पहली वाली कंडीशन, जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम हमारे यहाँ पर कंडीशन कैसी थी, और एक उनके बाद में जब उन्होंने पॉलिटिकली सारा पावर अपने पास में ले ली, उसके बाद में उनके राइट्स, उनकी कंडीशन कैसी हो गई थी वीवर्स की। तो कंडीशंस ऑफ वीवर वाज वेरी गुड और द बेस्ट कंडीशन एट द इनिशियल फेज। स्टार्टिंग में उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्पलेस एट दैट टाइम। ये इनिशियल स्टेज में क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल एकदम हेल्पलेस थी। उनको जैसे हमारे यहाँ के लोकल ट्रेडर्स बोल देते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको करना होता था। डिफिकल्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एंश्योर रेगुलर सप्लाई। देखो ऐसा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनको रेगुलर सप्लाई भी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम केवल हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ना थी, उसके अलावा हमारे यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी भी थी, डच कॉलोनी भी थी, डच लोग भी थे, पुर्तगाली भी थे। तो ये सारे लोग थे, हमारे इंडियंस के सामने अल्टरनेट था, चॉइस थी। चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटिशर्स को बेचे अपना सामान, चाहे वो किसी और को बेचे, किसी को भी बेचे वो अपना सामान, तो उनको रेगुलर सप्लाई भी नहीं हो रही थी। कंपटीशन अमंग दी कंपनी अदर यूरोप। भाई दूसरे यूरोपियन जो कंपनीज थी उनके बीच में उनका क्या हो गया था, कंपटीशन था। वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स वर हैविंग एडवांटेज। यहाँ पर वीवर्स और सप्लाई जो मर्चेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, मीन्स बहुत अच्छी कंडीशन में थे। यहाँ पर मैंने क्या बताया, दी बेस्ट कंडीशन, इसमें बहुत अच्छी कंडीशन थी। बट ये यहाँ पॉइंट नोट करने का, बट आफ्टर दी गेनिंग पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद, और पॉलिटिकल पावर कब गेन की थी बेटा, प्लासी की वार हुआ था 1757 में, और बक्सर का हुआ था 1764 में। उसके बाद में चेंज हो गया था सब कुछ। और वो चेंज कैसे हो गया था, क्योंकि उस टाइम बक्सर के और प्लासी के युद्ध के बाद में कंप्लीट पॉलिटिकल पावर किसके अंडर में आ गई थी बेटा, ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स ने दूसरी कंपनीज को यहाँ से बाहर कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर रह गई थी। आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर कंपनी एलिमिनेट कंपटीशन। कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले कंपटीशन को अलग किया। जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे आपका जियो जो आप सभी यूज कर रहे हो, जियो में क्या है, अभी स्टार्टिंग उन्होंने कैसे की कि भी बहुत सस्ता कर दिया, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था जियो का, सभी अलग कंपनीज को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का करने का मतलब है बेटा हटाना, सभी कंपनीज को हटा देना, ठीक है। मीन्स वो कंपटीशन में आ ही नहीं पाएंगी, इतना सस्ता कर दिया कि वो कंपनी अगर इतनी सस्ती करेंगी तो बर्बाद हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, जियो ने फ्री कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया। फ्री के बाद में सभी लोग जियो यूज करने लगे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि सभी लोग, अब वो मतलब सारी कंपनी हट गई। अब जियो अपने मन के अकॉर्डिंग करे, जैसा भाई महंगा करना है, सस्ता करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग करे। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा ही किया, सारी कंपनीज को एलिमिनेट कर दिया, सारी पावर अपने हाथों में ले ली। एंश्योर रेगुलर सप्लाई, और जो रेगुलर सप्लाई नहीं हो रही थी अब वो रेगुलर सप्लाई भी होने लगी, क्योंकि सारी जो फैक्ट्रीज, सारी कंपनीज थी वो यहाँ से जा चुकी थी। वीवर्स वर नेगेटिवली अफेक्टेड। अब यहाँ पर नेगेटिवली अफेक्टेड हो गए थे वीवर्स के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, वो बेचारे मजबूरन उनको सामान बेचना पड़ता था। ब्रिटिशर्स के बेटा इंक्रीज मोनोपोली राइट्स, मीन्स वो अपना जैसे राइट्स वो चाहते थे ना, जो उन्होंने बोल दिया वो सारे राइट्स इंप्लीमेंट कर देते थे, ठीक है। अदर यूरोपियन बायर्स वर एलिमिनेटेड। भाई दूसरे सारे जितने भी बायर्स थे, दूसरी कंपनीज थी, वो सब एलिमिनेट हो गई थी। अपॉइंटेड दी गुमास्ताज को अपॉइंट कर दिया था। ये गुमास्ताज क्या है, ये मैंने लिखा, द पेड सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द गुड्स। मैं आपको इसको हिंदी में बताऊं, गुमास्ताज वो हमारे इंडियंस को ही एक गुमास्ता के पोस्ट पर अपॉइंट कर देते थे, और वो क्या करते थे, वो वीवर से, लोकल मर्चेंट से या वीवर से ठेका दे देते थे कि भाई तुम एक काम करो, इतना सामान हमें बनवाना है, तो वो वीवर्स के पास में जाके एडवांस पैसे दे देते थे, अब तुम्हें इतना सामान बनाना पड़ेगा। अब एडवांस दे दिया तो वीवर्स जो बेचारे थे वो मजबूर हो जाते थे उन्हीं को वो सामान बेचने में, ठीक है। तो ये सामान गुमास्ताज थे, ये सारे वीवर्स से, जो लोकल जो पीजेंट्स थे उनसे वो सामान इकट्ठा करते थे और फिर वो ब्रिटिशर्स को बेचते थे। ये एक मीडिएटर का काम करते थे, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में सिस्टम ऑफ एडवांस वीवर, अच्छा एडवांस में दे दिया जिसकी वजह से वो मतलब उनको मजबूर हो जाते थे बेचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गुमास्ता, इसकी वजह से ही क्या हुआ,
ऐसी कंडीशन होने की वजह से वीवर्स बेचारे बर्बाद हो गए। मिजरेबल कंडीशन हम इसमें लिख सकते हैं, मिजरेबल, मिजरेबल कंडीशन, ठीक है, मिजरेबल कंडीशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स या पीजेंट्स, मीन्स पीजेंट्स की और वर्कर्स की मिजरेबल कंडीशन हो गई थी। विलेजेस वर डेजर्टेड, विलेज खाली होने लग गए थे, लोगों ने वो प्रोफेशन छोड़ दिया, अपना काम करना छोड़ दिया। मैनी वीवर्स रिवोल्ट, बहुत सारों ने रिवोल्ट भी कर दी थी, बहुत सारे चेंज देयर ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोगों ने अपने काम को बदल दिया था। ठीक है बेटा, यहाँ इस टॉपिक में इतना ही। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, इसमें क्या कर रखा है, मर्चेंट्स सॉरी मानचेस्टर केम टू इंडिया, और मानचेस्टर था वो इंडिया में आया। मीन्स मानचेस्टर ऐसा नहीं था मानचेस्टर कोई लड़की थी या लड़का था कि चल के आ गया इंडिया में। भी मानचेस्टर था वो ब्रिटेन का एक हब था जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हुई थी। तो अब इंडिया में वो मानचेस्टर आने का मतलब क्या है, ठीक है, इंडिया में आने का मतलब ये है कि अब प्रोडक्शन जितना वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, या तो यहाँ पर इतनी बड़ी लेवल पर इन्होंने फैक्ट्रीज लगा दी कि प्रोडक्शन उतना होने लग गया, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाने लग गए और वहाँ का फिनिश्ड गुड जो मशीन गुड था वो हमारे इंडिया में आने लग गए। ये इसका मतलब। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है हेनरी पटुल्लो, हेनरी पटुल्लो की स्टेटमेंट है ये, कंपनी ऑफिशियल था, एक ऑफिसर था। डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर बी रिड्यूस सिंस, ये कह रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अदर नेशन रिड्यूस द गुड्स, और ना ही कोई अदर नेशन है वो इसको रिड्यूस कर सकता है। हाँ, हालांकि इसका जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो डिक्लाइन हो सकता है, और वो एक्सपोर्ट का डिक्लाइन होने का ये एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है। 1811-12 में हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो 33% टेक्सटाइल हम वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो 1950-51 में घटकर सिर्फ 3% रह गया था, क्योंकि हमारे यहाँ से टेक्सटाइल बनने के लिए कुछ रॉ मटेरियल बचता ही नहीं था। रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से ले लेते थे, और मानचेस्टर में बना हुआ जो फिनिश्ड गुड्स था वो हमारे इंडिया में वापस आके बिकने लग गया था। और लोगों की कंडीशन भी ऐसी थी, हमारे यहाँ गरीबी थी, कुछ नहीं था, तो वो यहाँ वाला जो सामान बनता था वो बहुत महंगा होता था, उसके कंपैरिजन में वो मशीन मेड गुड्स था वो सस्ता होता था, जिसकी वजह से उसी को प्रेफर करते थे। ठीक है बेटा, ये आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में एक टॉपिक और है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।